हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लेंथ? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो दूरी है, उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द लेंथ। एग्जाम्पल, बोर्ड का एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड वहाँ पर है। अगर हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, हम एक स्केल लेंगे, उसकी हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे और बता देंगे दैट लेंथ की जो बोर्ड की लेंथ है वो सो एंड सो है, इतनी है। यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एज द लेंथ। नाउ लेंथ को मेजर करने का तरीका क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं दैट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करने का तरीका है वो है उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके साथ में उसे कंपेयर करना। हमने ये भी पढ़ा दैट एसआई सिस्टम में जो यूनिट है लेंथ का वो मीटर है। सो हमने एक स्केल ली, स्केल से इस लेंथ को हमने मेजर करा और हमने बताया दैट इसकी जो लेंथ है वो दिस मच सेंटीमीटर्स है या इतने मीटर्स है, हमने आसानी से बता दिया। The process of measurement is broadly divided into two categories, that is the direct method for measurement and the indirect method for the measurement of length. Direct method जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है, हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसकी हेल्प से हम अपने लेंथ को मेजर कर लेंगे। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ विच वी आर मेजरिंग। जितनी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे। It can be a meter scale, it can be a vernier calipers, it can be a screw gauge, a spherometer. Indirect method क्या है? Direct method, direct comparison, direct measurement with a measuring instrument. Indirect method means that we do not use the measuring instruments directly. Direct method involves use of the measuring instruments when the two extreme points are in our reach. We apply the direct method. दोनों end points जो हैं वो हमारे reach में हैं। देन वी अप्लाई द डायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट, जिसमें हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसके साथ में उस लेंथ को कंपेयर करेंगे और फिर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस डस्टर का लेंथ निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है, हम एक सिंपल स्केल लेंगे, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं इसके साथ कोइंसाइड कर रहे होंगे एंड देन वी कैन से दैट इसकी लेंथ सो एंड सो सेंटीमीटर्स है या इतने इंचेस में है, वी कैन से दैट। सेकेंडली, जैसे अभी मैंने बताया बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, हमने अगेन एक स्केल ली, एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड वहाँ पे है, हमने इसकी लेंथ मेजर कर ली। सो बोथ ऑफ दीज एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ द डायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि हमें दोनों एंड पॉइंट्स इसके मालूम है, हमें दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है वो हमारे रीच में हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर सम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। First is meter scale. It is used to measure the distances between 1 millimeter and 100 meters. यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो एक मीटर स्केल मेजर कर सकती है, जो मिनिमम लेंथ वो मेजर कर सकती है, वो है 1 मिलीमीटर अप टू 100 मीटर्स। इट मीन्स दैट इट कैन मेजर द लेंथ बिटवीन 1 millimeter and 100 meters. Now least count is the minimum length which a measuring instrument can measure. It is the least distance, the minimum distance which a measuring instrument can measure. So in the case of meter scale क्या होगा? It will be 1 millimeter. यानी कि मीटर स्केल जो है उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो जितना मिनिमम लेंथ मेजर कर रहा है वो 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर से 100 मीटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक मीटर स्केल मेजर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम किसी क्लॉथ की शॉप पे जाते हैं, सो हम शॉपकीपर से बोलते हैं दैट हमें इतना लेंथ जो है चाहिए एक कपड़े का, एक फैब्रिक का। ही विल यूज़ द मीटर स्केल, कट इट ऑफ एंड प्रोवाइड इट टू अस। सो इस तरह से जो मीटर स्केल है वो बहुत ही कॉमनली यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स। नाउ इससे छोटे डिस्टेंसेस यानी कि 1 मिलीमीटर और 0.001 मीटर से जो छोटे डिस्टेंसेस है, उससे जो स्मॉलर लेंथ्स हैं, उनको मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करेंगे टू मेजर द डिस्टेंसेस अप टू 1/10 मिलीमीटर और 0.0001 मीटर विच इज़ 10 raised to the power -4 मीटर्स। यानी कि वर्नियर कैलिपर जो है वो मिनिमम या लीस्ट इतना डिस्टेंस या इतना लेंथ मेजर कर सकता है। इट कैन मेजर जो मिनिमम लेंथ ये मेजर कर पाएगा वो है 10 raised to the power -4 मीटर्स, जो कि इसका लीस्ट काउंट है।
ना इतनी छोटी डिस्टेंसेस, इतनी स्मॉल डिस्टेंसेस कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल इंटरनल डायमीटर ऑफ अ थिन ट्यूब, अगर एक पतली सी ट्यूब है उसका हमें इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, हम क्या यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स। आप एक्सपेरिमेंट्स में भी इनको देखेंगे आगे जा कर के कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट इज द स्क्रू गेज। To measure the distances up to 1/100 millimeters or 10⁻⁵ meters, we use the screw gauge। यानी कि जो वर्नियर कैलिपर्स था वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता था? 10⁻⁻4 मीटर्स। स्क्रू गेज मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है? 10⁻⁻5 मीटर्स, यानी कि जो इसका लीस्ट काउंट है वो है 10⁻⁻5 मीटर्स अप टू सो ऑन, यानी कि मिनिमम इतना है, उससे कुछ ऊपर तक डिस्टेंसेस में मेजर करेगा। सिमिलरली स्क्रू गेज में भी मिनिमम ये इतना मेजर कर सकता है, उससे कुछ ऊपर के डिस्टेंसेस को भी मेजर करेगा। एग्जाम्पल, डायमीटर ऑफ थिन वायर्स, पतली सी वायर अगर कोई है उसका हमें डायमीटर मेजर करना है, या कोई पतली मेटल शीट है जिसका कि हमें थिकनेस मेजर करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वील यूज़ द स्क्रू गेज। सो ये कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे भी और साथ ही यूज़ भी करेंगे। Next is indirect method. To measure the lengths beyond these limits, we use indirect method, which includes the parallax method for measuring the astronomical distances and measuring the diameter of molecule, that is a very small distance which can't be seen with the eye. The endpoints are not in reach. इनडायरेक्ट मेथड क्या है? उसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जिस लेंथ को हमें मेजर करना है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट इन आवर रीच, जिस वजह से हम एक सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं यूज़ कर सकते, एंड दैट इज़ वाई हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा उस लेंथ को मेजर करने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ it involves the distances beyond the limits which we studied in the case of the direct method। यानी कि डायरेक्ट मेथड में हम जिन लेंथ को मेजर कर रहे थे, अगर उनके बियॉन्ड हम लेंथ को मेजर करेंगे, उन लिमिट्स के बियॉन्ड लेंथ को मेजर करेंगे, तो हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स two methods particularly which we'll be studying, which is the parallax method for measuring the astronomical distances, that is the distance between the earth and the other planets, and second one is the size of the molecule or the diameter of the molecule, which is a very small distance। इतना छोटा डिस्टेंस है जो कि हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, which is not visible to our eye। so इस तरह के जो डिस्टेंसेस हैं उनको मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। सो अब इस मेथड को हम समझते हैं दैट व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, सो इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे पहला मेथड है लेंथ को मेजर करने का, जिसमें कि एंड पॉइंट्स हमारे रीच में नहीं है, वो है रिफ्लेक्शन मेथड या इको मेथड। रिफ्लेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से टकराने के बाद जब वापस आती है, रिटर्न होती है, तो उसको हम बोलते हैं दैट देयर इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। इको क्या है? जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं, हम हिल्स में जाते हैं, अगर हम अपना नाम पुकारते हैं या कुछ भी हम बोलते हैं, तो हम देखते हैं दैट कुछ टाइम इंटरवल के बाद वही साउंड हमें दोबारा सुनाई देता है, विच इज़ द इको। उसको हम बोलते हैं दैट हमारी आवाज़ जो है वो गूंज रही है, दैट इज़ द इको। सो यही रिफ्लेक्शन या इको को यूज़ करा जाएगा टू फाइंड आउट द लेंथ इन विच द टू एंड पॉइंट्स आर नॉट इन आवर रीच। अब समझते हैं दैट कैसे ये रिफ्लेक्शन मेथड या इको मेथड डिस्टेंस को फाइंड करने में यूज़ करा जाता है। सो सपोज करिए दैट देयर इज़ अ हिल, एक हिल है, डिस्टेंट हिल है, और हमें अपने से उस हिल की दूरी को फाइंड आउट करना है। देयर इज़ अ हिल, वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर, दिस इज़ द ऑब्जर्वर। हमें अपने से इस हिल की दूरी को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? एक गन ली, गन को फायर किया गया। नाउ गन से जो साउंड निकला, जो आवाज़ आई, वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। इट विल ऑल्सो गो टूवर्ड्स द हिल, हिल की तरफ भी वो साउंड गया, और हिल से टकराने के बाद वो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस ऑब्जर्वर को सुनाई दिया। यानी कि पहला साउंड था जब वो गन फायर हुई, जो एक आवाज़ आई गोली दगने की, वो थी। दूसरा साउंड उसी का इको जो हमें थोड़ी देर के बाद सुनाई दिया, जो कि रिफ्लेक्ट होके साउंड हमारे पास आया। सो इस टाइम इंटरवल में साउंड वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल करा ऑब्जर्वर से हिल तक, और हिल से वापस रिफ्लेक्ट होके वो आया ऑब्जर्वर के पास। यानी कि उसने ऑब्जर्वर और हिल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2 बार पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया। मीन्स दैट अगर टी टाइम इंटरवल है
इट इज़ द टाइम इंटरवल। सो ये जो टाइम इंटरवल है इसको नोट करा गया। हम सभी जानते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा जाएगा। डिस्टेंस क्या है, अगर हम हिल और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी को माने s, राइट, तो क्या होगा कि डिस्टेंस इन दिस केस विल बी इक्वल टू साउंड वेव जो है वो यहाँ से ऑब्जर्वर से गई हिल तक, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ऑब्जर्वर के पास आई। सो डिस्टेंस इन दिस केस विल बी इक्वल टू 2s। 2s will be equal to the speed of the sound in air into the time interval between the instant of firing the gun and the instant of hearing the echo. So in this case we have to find out the distance between the observer and the hill. So S will be equal to V into T upon 2. यही सेम फॉर्मूला जो है, यही जो सेम प्रोसीजर है वो कई सारी और जगहों पर भी यूज़ करा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे उसको, जैसे कि रेडार, लेज़र एंड सोनार, कई सारी अलग टेक्निक्स में भी सेम प्रोसीजर, सेम मेथड को फॉलो करा जाता है। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन और इको मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द डिस्टेंसेज और द लेंथ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टेंट फ्रॉम अस, फॉर एग्जाम्पल अ हिल। जो रिफ्लेक्शन मेथड है, जैसे अभी मैंने बताया, इट इज़ यूज्ड इन सेवरल अदर प्रोसीजर्स एज वेल, जैसे कि रेडार, लेज़र और सोनार। सो उनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है रेडार। रेडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नाउ जैसे कि नाम से पता चल रहा है रेडियो, इट विल यूज द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या हैं? दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इस मेथड को कहाँ यूज़ करा जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। एरोप्लेन जो हम देखते हैं, एरोप्लेन को एक सेफ़ जर्नी के लिए, सेफ़ लैंडिंग के लिए जो है रेडार्स यूज़ करे जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यूज़ द रेडार्स फॉर डायरेक्टिंग द प्लेन्स, फॉर डायरेक्टिंग द एरोप्लेन्स इन द राइट डायरेक्शन, टू नो दैट इन विच डायरेक्शन द प्लेन इज़ गोइंग, टू नो द स्पीड, टू नो दैट हाउ फास्ट इट इज़ गोइंग। अगर ये सब हमें पता करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? रेडार को यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट कि एरोप्लेन जो है वो कितनी स्पीड पे जा रहा है, हमसे कितना दूरी पे है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब रेडार की मदद से फाइंड आउट करा जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है दैट हम मोटरिस्ट्स को देखते हैं, हम जब व्हीकल्स को देखते हैं रोड पर जाते हुए, वी सी द ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने हाथ में एक रेडार पकड़ के इट कैन ईजिली मेजर कि कितना स्पीड पे वो व्हीकल जा रहा है। उसमें भी रेडार मेथड यूज़ करा जाता है। थर्ड थिंग इज़ दैट जब भी कोई साइक्लोन आता है या फिर कोई टॉर्नेडो आता है, कोई हरिकेन आता है, सो वो हमसे कितना दूरी पर है वो फाइंड आउट करने के लिए भी रेडार यूज़ करा जाता है। सो ये हुए रेडार के कुछ यूजेस। ना इसके पीछे जो टेक्निक यूज़ होती है उसको समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स इसमें यूज़ करी जाएंगी। रेडियो स्टेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ दैट रेडियो स्टेशन से जो रेडियो वेव्स थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स थी, वो भेजी गई टुवर्ड्स द एरोप्लेन, राइट। यहाँ से रेडियो स्टेशन से रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द एरोप्लेन। यहाँ पे पहुँचने के बाद दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द एरोप्लेन, दे आर रिफ्लेक्टेड back by the aeroplane where it will be detected by the observer। एक डिटेक्टर की मदद से इन वेव्स को डिटेक्ट करा गया, इनको रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा इन्हें डिटेक्ट करा जाएगा। सो बेसिकली हुआ क्या, रेडियो वेव्स एरोप्लेन तक गई, एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट होके वापस डिटेक्टर पर आई। यानी कि अगर टी टाइम इंटरवल के बाद ये वेव्स डिटेक्ट हुई ट्रांसमिट होने के बाद, तो इस टी टाइम इंटरवल में इस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर करा? 2s डिस्टेंस कवर करा, जहाँ पे s जो है वो हमने अज्यूम कर लिया दैट एरोप्लेन और रेडियो स्टेशन के बीच की दूरी है। सो 2s दैट इज डिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जहाँ पे जो स्पीड है, सिंस इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये कितना स्पीड से चलेगी? इट विल ट्रैवल विथ, और लेट्स से
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी। सो 2s विल बी इक्वल टू c इंटू टी टाइम इंटरवल हमने नोट डाउन कर लिया। हमको s डिटरमिन करना था, s विल बी इक्वल टू c इंटू टी अपॉन 2। यही सेम प्रोसीजर हमने यूज़ करा रिफ्लेक्शन या इको मेथड में, यही हमने यूज़ करा यहाँ। सो वहाँ पे क्या था, साउंड वेव, यहाँ पे आ जाएगा रेडियो वेव। सो इस मेथड से हम एरोप्लेन का अपने से जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किस स्पीड से वो जा रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन सब जगहों पे वी कैन यूज़ दिस मेथड। दूसरा है लेज़र मेथड, जहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो इसमें लेज़र लाइट यूज़ करेंगे। सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज़ अ लेज़र लाइट। सो लेज़र लाइट इज़ अ वेरी इंटेंस यूनिडायरेक्शनल एंड मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी लाइट के पास अगर ये 3 फीचर्स हैं, उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो हाईली इंटेंस है, यूनिडायरेक्शनल है मतलब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि उसका जो स्कैटरिंग है वो बहुत ही कम हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी वेव है, सो उसको बोला जाएगा दैट इट इज़ अ लेज़र लाइट। सो इस तरह की एक बीम ऑफ लाइट को भेजा गया फ्रॉम अर्थ टूवर्ड्स द मून। दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और द लेंथ बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अर्थ से मून की तरफ ही लेज़र लाइट भेजी गई, जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पर आई। सो इतने डिस्टेंस, इतने टाइम इंटरवल में इस लेज़र लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। Again we'll apply the same method, that is the distance again 2s will be equal to speed into time. Speed again will be the speed of the light, because laser is a form of light. It is a electromagnetic radiation, it is a light. So we'll use the speed of light, which is 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे पुट अप कर देंगे। टी की वैल्यू हमें नोन है, वी कैन ईजिली फाइंड आउट एस विच विल बी इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2। So with the help of this method we can find out the distance between the earth and moon. Next is the sonar method, जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन या इको मेथड जो है वो यूज़ करा जाएगा। सो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट यूजेस द साउंड वेव्स। इस मेथड में साउंड वेव्स यूज़ करी जाएंगी। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, किसी भी चीज़ का रेंज फाइंड आउट करने का मतलब है कि उसका जो भी पोजीशन है, उसका जो भी डिस्टेंस है और उसका जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का अगर हम पोजीशन और उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है वो डिटर्मिन करते हैं तो बोला जाएगा दैट वी नो द रेंज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सोनार मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर वाटर है तो वो कितनी दूरी पर है, किस डिस्टेंस पर है, किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कितनी क्विकली ट्रैवल कर रहा है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम सोनार मेथड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सी रॉक्स, सबमरीन्स, इन सब का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए सोनार मेथड यूज़ करा जाएगा। सबमरीन्स जो हैं वो सिक्योरिटी पर्पसेस से या नेवी में यूज़ करी जाती हैं। अंडर वाटर दे मूव एंड देन टू फाइंड आउट देयर पोजीशन, देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयर स्पीड, वी यूज़ द सोनार मेथड। सिमिलरली सी रॉक्स जो हैं उनकी दूरी को डिटर्मिन करने के लिए भी ये मेथड यूज़ करा जाएगा। अदर देन दैट हम सभी ने सुना है अल्ट्रासोनोग्राफी का नाम, अल्ट्रासाउंड का नाम। सो उसमें भी साउंड वेव्स जो होती हैं वो यूज़ करी जाती हैं टू फाइंड आउट द एनी काइंड ऑफ द डिजीज़ और एनी काइंड ऑफ द डिफेक्ट इन द बॉडी। So this method is also used to find out the defects in the materials without damaging them. So sonar method में sound waves अंडर वाटर अगर हम बात करें, साउंड वेव्स को भेजा गया, ये गई टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट जिसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये दोबारा आई यहाँ पर, विच मीन्स दैट टी टाइम इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 2s, which is equal to t into v. Now v in this case will be the speed of the sound in water. V will be the speed of sound in
water. So S will be equal to T into V divided by 2. Also the speed of the sound in oceanic water, अगर oceanic water की बात करें तो जो speed of sound है जो that is equal to 1437 meters per second. So this is the sonar method. So ये है रिफ्लेक्शन मेथड के 3 यूजेस, उसके 3 तरीके जिस तरह से रिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करा जाता है अलग अलग चीज़ों के डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने में. नाउ विल स्टडी द पैरेलैक्स मेथड फॉर मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज़ अ पैरेलैक्स. सो अगर ये पेन हम लें और इस बोर्ड पर एक मार्क बनाएं इस तरह से, और इस पेन को इस मार्क के अगेंस्ट ऐसे होल्ड करा जाए और कुछ दूरी से कुछ डिस्टेंस से इस पेन को हम ऑब्जर्व करें. लेफ्ट फॉर एग्जांपल हमने लेफ़्ट आई से देखा, राइट आई को क्लोज करा, राइट आई से देखा, लेफ़्ट आई को क्लोज करा, तो हम देखेंगे दैट इस पेन की जो पोजीशन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ चेंज हो गई है, उससे कुछ डिफरेंस आ गया है इसकी पोजीशन में. सो यही जो डिफरेंस ऑफ पोजीशन है सेपरेटली ईच आई से ऑब्जर्व करने पे जो हमें डिफरेंस ऑफ पोजीशन देखने को मिलता है उसी को बोला जाएगा पैरेलैक्स. इस डिफरेंस को ही बोला जाएगा पैरेलैक्स. सेकेंड थिंग इज़ दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में जो दूरी है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा बेसिस. सो इस केस में जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, दैट इज़ आवर आई. सो हमारी दोनों आइज़ के जो बीच का डिस्टेंस है इट इज़ कॉल्ड एज द बेसिस. ये अज्यूम कर, ये हमने सपोज करा एक वॉल है, उस पर हमने एक पॉइंट बना दिया, उस पॉइंट के अगेंस्ट हमने एक पेंसिल को यहाँ पे रखा इस तरह से. ये हमने एक पेंसिल होल्ड करी राइट इन फ्रंट ऑफ दिस पॉइंट, और उसके बाद में वी ऑब्जर्व्ड दिस पॉइंट विद आवर आई. फर्स्ट विल ऑब्जर्व इट विथ वन आई, से दिस इज द लेफ्ट आई, दिस इज द राइट आई. दोनों आँखों से हमने सेपरेटली जब देखा, एक आँख से देखा दूसरे को बंद करा, दूसरे आँख से देखा पहले को बंद करा, सो हमने देखा दैट इसकी जो पोजीशन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गई है. सो यही जो शिफ्ट ऑफ पोजीशन है उसको बोला जाएगा पैरेलैक्स. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज द बेसिस. इस केस में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज़ अवर आई. सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू आईज इज कॉल्ड एज द basis. Now this method is used to find out the distance between the earth and some distant star or planets. किस तरह से उसको समझते हैं. Parallax method. So parallax method, just the same procedure which we discussed. This method is used to find out the distance of the planets or the stars which are very distant from the earth, that is the astronomical scale distances can be determined with the help of the parallax method. That there is a planet S which is a very distant, a very far away planet S, and we have to find out the position of this planet from earth. What we will do, we will find out, we will observe this planet from the two observatories A and B which are located at some distance B from each other at the same time. ऐसे एक डिस्टेंट प्लैनेट है जिसकी हमें अर्थ से दूरी निकालनी है. हमने क्या किया, दो ऑब्जर्वेटरीज A और B जो एक दूसरे से स्मॉल b दूरी पर हैं, उन दोनों ऑब्जर्वेटरीज से हमने इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करा एट द सेम टाइम. वी अज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन A एंड S एंड B एंड S, दैट इज अर्थ से प्लैनेट की जो दूरी है उसको हमने D अज्यूम करा. Also we measure the angle between the two directions along which the planet is measured at these 2 points at the same time, which means that A point पे हम इस डायरेक्शन में एक planet S को देख रहे हैं
बी पॉइंट पे हम इस डायरेक्शन में प्लैनेट एस को देख रहे हैं। सो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है उसको भी हमने डिटर्मिन करा, उसको भी हमने मेजर करा और उसको बोला गया थीटा। कैसे मेजर किया? वील टेक अ डिस्टेंट स्टार ओवर हियर, एक डिस्टेंट स्टार है जिसकी पोजीशन फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे मेजर किया इस एंगल को? एक डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में हमने एंगल थीटा 1 मेजर करा, थीटा 1 ओवर हियर, थीटा 1 ओवर हियर। सिमिलरली इधर से एक डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में हमने थीटा 2 मेजर करा। जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करा दैट विल बी इक्वल टू थीटा विच इज द पैरेलैक्टिक एंगल। सो theta is the parallactic angle. And this is equal to angle ASB is equal to theta, which is equal to the parallactic angle or the parallax angle. Now what we will do? Now from here we see that the distance d, which is the distance between the earth and the planet, d is very large compared to the distance between both of these observatories. planet जो है वो बहुत ही दूरी पर है, बहुत डिस्टेंस पर है अर्थ से, so उसका जो डिस्टेंस होगा इट इज़ वेरी लार्ज compared to the distance between the two observatories, which means that b upon d इज़ वेरी मच लेस देन 1, यानी कि b अपॉन डी की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटी है। दिस मीन्स दैट द एंगल थीटा विल बी वेरी स्मॉल। एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, विच मीन्स दैट वी कैन टेक ए बी टू बी an arc of a circle with S as the center and the radius will be equal to d, so that we know that angle is equal to arc upon radius, and hence in this case theta will be equal to arc, which is AB upon the radius, which is d. This is equal to b upon d, and we have to find out d. So d will be equal to b upon theta. This is what came out from the parallax method. Let's note it down in a proper way. Suppose S is a distant planet. We observe the planet S from the two observatories A and B at the same time. AB is equal to B. We take distance between the planet and the earth to be equal to capital D. We measure the angle theta between the two directions along which the planet is viewed at these 2 points A and B. So theta will be equal to the parallax angle or the parallactic angle. As the planet is very far away, the distance B is very small compared to the distance d between the planet and the earth. So b is much less than d, implies that b divided by d is very much less than 1. So we approximately take the distance AB to be the arc of a circle with S as the center and the distance between the planet and the earth, which is d, to be equal to the radius, such that AS will be equal to BS. Then we have the distance B, that is AB will be equal to d into theta. We know that angle is equal to arc upon radius. We have studied that angle is equal to arc upon radius. So angle in this case is theta. Theta will be equal to arc, which is b upon radius, that is capital D. Theta will be equal to b upon d, implies that b will be equal to d theta. D is equal to b divided by theta, which comes out of our parallax method, and this d, as we know, is the distance between the planet and the earth. One important thing to keep in mind is that theta जो है वो हमेशा रेडियन में होगा.
जैसे हम देख रहे थे इन द पैरालैक्स, जब हमने बताया दैट एक पेन को हमने होल्ड करा अगेंस्ट अ पॉइंट अपॉन द वॉल और हमने दोनों आँख से ऑब्जर्व करा, उसकी पोजीशन शिफ्टेड आई, फिर हमने पैरालैक्स मेथड अप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या करा, जो प्लैनेट था उसकी पोजीशन फिक्स थी, हमने 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बनाए, 2 ऑब्जर्वेटरीज ली, सेम टाइम पे हमने उन ऑब्जर्वेटरीज से उस प्लैनेट को ऑब्जर्व करा, उनके बीच का डिस्टेंस विच इज़ द बेसिस दैट विल बी इक्वल टू b, ये डिस्टेंस हमें डिटर्मिन करना है। दिस एंगल, सिंस द प्लैनेट इज सो फार अवे, दिस एंगल विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ना जब ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा, इट विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह आ जाएगा विद द डिस्टेंस b, इट विल बी लाइक एन आर्क ऑफ अ सर्कल with the center at the point S and the distance d as the radius, जहाँ पे ये दोनों distances equal हो गए। Then we applied the formula angle which is equal to arc upon radius, theta is equal to b upon d. From here we can determine the value of d. This is the parallax method for determining the distance of the planets or the stars which are very far away from the earth. This theta will always be in radian. Parallax method का एक application भी है। We apply the parallax method to determine the size or the angular diameter of a planet. यानी कि उस planet का जो diameter है उसको determine करने के लिए parallax method apply करा जाता है। How do we do that? Suppose we have an observation point here on the earth which we denote by E. This is from where we are taking the observations. We have the planet, suppose S. The 2 diametrically opposite points of this planet are given by A and B. Means that the diameter of this planet is AB. So इस point of observation से, यानी कि E point से हमने दोनों diametrically opposite points, यानी कि जो 2 extreme points थे उस planet के, उसको हमने observe करा। उनके बीच का जो angle है that is alpha, D जो है वो distance है between A and E and B and E, यानी कि अर्थ से उस प्लैनेट के बीच का जो दूरी है दैट इज इक्वल टू D, जो एक नोन क्वांटिटी है जो कि अभी हमने पैरालैक्स मेथड से फाइंड आउट करा। वी सपोज दैट B इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B, दैट मीन्स इट इज द डायमीटर ऑफ दैट प्लैनेट। सो हमें क्या डिटरमिन करना है, हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ B। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्या प्रोसीजर होगा, वी हैव द एंगल अल्फा, D is a known quantity, B is the value which we have to find out. So we know that this distance is so large, ये जो दूरी है जो D है वो इतना बड़ा distance है compared to B, that this AB will again be an arc of a circle with E as the center, D will serve as the radius. So we have angle equal to arc upon radius and hence angle alpha will be equal to B upon D, which means that B will be equal to alpha into D, जहाँ पे again alpha will be in radian. You can find out the diameter of a distant planet. हमने सेम मेथड अप्लाई करा, D की वैल्यू हमें नोन थी, एंगल अल्फा हमने डिटरमिन करा, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B. अब इसको वी कैन लेट्स राइट इट इन अ प्रॉपर वे. वी ऑब्जर्व द 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द प्लैनेट विच इज A and B in the 2 directions through the telescope from the same location which is E, and the angle between them is alpha. D is a known quantity, just we determined D. Therefore alpha will be equal to, angle is equal to arc upon radius, that is B upon D, so that B will be equal to alpha into D, where alpha is in radians. So this is how we apply the parallax method to find out the diameter of a planet. So that's all for today's class, students. Do join the next class for some more topics. Thank you for watching.